तो वेक्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डॉट मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, दो सदिशों का अदिश गुणन, और आज पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमने बताया था कि दो सदिशों के गुणनफल के फलस्वरूप एक अदिश राशि प्राप्त होता है तो उसके गुणन को क्या कहते हैं हम लोग? अदिश गुणन। ये डिफिनीशन नहीं है, डिफिनीशन तो हमने लिखाया था। और दो सदिशों का अगर गुणा करते हैं और गुणनफल के फलस्वरूप अगर एक सदिश राशि प्राप्त हो तो उसके गुणन को क्या कहते हैं हम लोग? सदिश गुणन या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन भी कई तरह के आते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अगर वेक्टर के सारे लेक्चर को देखेंगे तो हर तरह के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन रह सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन क्या रहते हैं बच्चों के कि पहले से कैसे पता है कि अदिश आएगा कि सदिश आएगा, तो हम लोग डॉट करें कि क्रॉस करें। आप गुणा कर लो, गुणनफल के बाद जो राशि आ रहा है उसको देखिए, उसमें दिशा की आवश्यकता है कि नहीं है। दो सदिशों को आप जब गुणा करते हो, अब परिणाम स्वरूप जो राशि प्राप्त होती है उसको देख लीजिए, उसको दिशा की व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत है कि नहीं है। अगर व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है तो अदिश हो गया, तो उस गुणन को अदिश गुणन कह देंगे। और उसको व्यक्त करने के लिए अगर दिशा की जरूरत है तो फिर वो सदिश राशि है। ठीक है, एक कंफ्यूजन और होता है, ए और बी का परिणामी अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी, तो परिणामी का मतलब होता है योग से ही होता है। अगर कहता है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो एक तरह से वो छुपा हुआ शब्द है योग का। ठीक है ना, योग उसमें आ जाता है। खैर, एक चीज हमने ये भी बताया था कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये भी बराबर है, ये नहीं बराबर होते, वर्ग बराबर होते हैं। दो सदिशों के योग का वर्ग उनके योग के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये नहीं है। लेकिन आज हम लोग सदिश गुणन को पढ़ेंगे। क्या होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल? दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होगी, और सदिश राशि होगी तो उसको व्यक्त करने के लिए दो चीज चाहिए, हमको परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। जबकि अदिश गुणनफल में केवल परिमाण से काम चल जाता था। तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इनके सदिश गुणन को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इनका सूत्र यही है, जहां ए वेक्टर ए का परिमाण है, बी वेक्टर बी का परिमाण है और थीटा वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण है। एन कैप एक सदिश है और इसी से ये सदिश बन जाता है। कुछ लोग एन कैप नहीं लिखते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अदिश गुणन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी का थीटा, और सदिश गुणन में बोल देते हैं ए बी साइन थीटा, एन कैप छोड़ देते हैं, तो एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो अदिश राशि हो जाएगा अगर कैप नहीं लगाएंगे एन कैप। इसी से तो ये सदिश राशि बना है। एन कैप एक इकाई सदिश है, और इकाई सदिश है तो उसका परिमाण आप जानते हो कितना होगा? टोपी पहना हुआ है तो उसका परिमाण 1 होगा। सवाल है कि इसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के लंबवत होती है। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो एन कैप दोनों के लंबवत, यानी कि इधर देखिए ये पेन क्या है, इसके भी लंबवत है, इस दोनों रेखा के लंबवत है ना, तो एन कैप की दिशा दोनों के ही लंबवत होती है। इसका ध्यान रखिएगा। एन कैप एक इकाई सदिश होता है जिसका परिमाण तो बताने की ही जरूरत नहीं है, लेकिन दिशा उसकी वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, दोनों के ही लंबवत होता है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे दो सदिशों के सदिश गुणन को? अब सुनिए ध्यान से। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के कोण के ज्या
साइन को ज्या कहते हैं ना, ज्या के गुणनफल के बराबर होती है तथा दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होती है। क्योंकि n कैप का परिमाण 1 होगा, 2n कैप का परिमाण 2 होगा, n कैप का क्या होता है परिमाण यहाँ 1, दिशा वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत। 2n कैप का परिमाण तब कितना हो जाएगा 2, दिशा वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत। 3n कैप का परिमाण 3, दिशा वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत। 5n कैप का परिमाण 5, दिशा वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत। pn कैप का परिमाण p, दिशा वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत। pqn कैप का परिमाण pq, दिशा वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत। abn कैप का परिमाण ab, दिशा वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत। ab sin थीटा n कैप का परिमाण, अब बताइए क्या होगा, ab sin थीटा, दिशा वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत। कहने का मतलब n कैप का परिमाण और दिशा मालूम है। n कैप का परिमाण कितना है 1, दिशा है वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत। तो ab sin थीटा इंटू n कैप का परिमाण कितना होगा, ab sin थीटा, दिशा वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत। पीछे के वीडियो आप देखे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होती है तथा दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होती है। लिख दें, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के कोण के ज्या यानी कि साइन, ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होती है। दोनों सदिश जो भी होंगे उनके जाने वाले तल से लंबवत होगी। उस तल, दो सदिश जो होंगे ना उनके से जो तल होगा उस तल के लंबवत होगा। दोनों सदिशों के लंबवत होती है। ये सदिश गुणन का डिफिनीशन है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके बीच के कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होती है। और अगर दो सदिश वेक्टर a व वेक्टर b है, इनके वेक्टर a का परिमाण a, वेक्टर b का परिमाण b और इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो इसको सदिश गुणन को ऐसे परिभाषित करेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू ab sin थीटा इंटू n कैप। ठीक है, जहाँ n कैप की दिशा क्या है, इकाई सदिश है जिसकी दिशा वेक्टर a व वेक्टर b दोनों के लंबवत होती है। लेकिन एक सवाल फिर और अलग से आ गया, जैसे ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो वेक्टर a क्रॉस b की दिशा दोनों के लंबवत होगी। जैसे ये पेन है, इसके भी लंबवत, इसके लंबवत बाहर की ओर होगी कि अंदर की ओर होगी? लंबवत तो भी दो दिशा होगी ना, वेक्टर a व वेक्टर b के लंबवत बाहर कि बोर्ड के तल के अंदर। अच्छा, जनरली बाहर को हम लोग डॉट से बनाते हैं, ऐसे सर्किल से, अंदर वाली दिशा को क्रॉस से। एक प्रतीकात्मक रूप से जान जाइए समझने के लिए कि सर्किल रूप से बना है तो ये दिशा शो करता है बाहर की ओर, और क्रॉस बना है कि बाहर की ओर, ये अंदर की ओर होती है। जैसे बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर की दिशा को क्रॉस से शो करेंगे और बाहर की दिशा को डॉट से।
लेकिन अब इस क्रॉस और डॉट से उस क्रॉस डॉट को समझ के कन्फ्यूजन मत कुछ पालिएगा अपने मन में। अभी बस इतना ही समझिए, ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर कि अंदर, दो डायरेक्शन हो सकते हैं ना। ये कैसे क्लियर करेंगे, तो इसके लिए दो नियम हैं, एक दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और एक अंगूठे का नियम है। क्या है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये हमने एक दक्षिणावर्ती पेंच लिया है। इस पेंच को लेकर के जैसे ए क्रॉस बी की दिशा निकालना है तो आप ए से बी की ओर इसको घुमाइए, ए से बी के बीच जो न्यून कोण बना है ना उसके ए से बी की ओर ऐसे घुमाइए। अब देखिए नोक किधर जाता है, जो नोक की दिशा होगी वही ए क्रॉस बी की दिशा होगी। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर जाएगा नोक। सिंपल सी बात है। ए क्रॉस बी अगर जाते हैं, ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो बाहर की ओर, उस स्थिति में बाहर की ओर होगा, और बी क्रॉस ए की दिशा अंदर की ओर होगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। पेंच किधर घूम रहा है फिर से देख लीजिए। अगर ए क्रॉस बी की दिशा की बात करेंगे तो हम पेंच को किधर घुमाएंगे, ए से बी की ओर, हाथ हमारा किधर जाना चाहिए, ए से बी की ओर ऐसे, और अगर बी क्रॉस है तो बी से ए की ओर तरफ घुमाना चाहिए पेंच को। तो अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की ओर घुमाएंगे तो ये हमारा रोटेशन कैसे हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो ये दक्षिणावर्ती पेंच है, ये बाहर की ओर जाएगा, और जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका नोक अंदर जाएगा। अब इसको घुमा करके सिखाना होगा, पेंच कहीं इसको जैसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो अंदर जाएगा ना नोक। तो यही होता है, एन कैप की दिशा ऐसे ही निकालते हैं आप, पेंच के नियम से आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई कहेगा ए क्रॉस बी की दिशा तो आप देख लीजिए किधर जा रहे हो आप, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, और अगर बी क्रॉस ए की दिशा तो इधर से अंदर की ओर जाएगा। ठीक है ना, बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर जाता है, और ए क्रॉस बी बाहर की ओर। दूसरा नियम है अंगूठा का, जो नियम है दाएं हाथ का। इसमें देखिए दाएं हाथ की अंगूठा को ऐसे कर लेंगे, ए और बी के तल के लंबवत कर लेंगे। ठीक है, अब अगर ए क्रॉस बी की दिशा चाहिए तो हम बाकी उंगलियों को ए से बी की ओर मोड़ेंगे। ए क्रॉस बी की दिशा किधर हो जाएगी, देखिए बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर, आपकी ओर जा रही है ना। अब बी क्रॉस ए की दिशा चाहिए तो बी से ए की ओर मोड़ दीजिए, उंगली हमारी किधर से मुड़नी चाहिए, बी से ए की ओर, तो किधर जाएगा अंगूठा, देखिए लंबवत अंदर की ओर हो गया। ए क्रॉस बी बाहर, बी क्रॉस है तो बी से ए की ओर अंगूठा, हमारा बाकी उंगलियां किधर मुड़ना चाहिए, बी से ए की ओर, तो अंदर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, लंबवत तो है लेकिन लंबवत में भी अंदर कि बाहर ये क्लियर होना चाहिए। तो बस सीधे से आप दोनों में से दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ही लगा लीजिएगा। देख लीजिए किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो अंदर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो बाहर की ओर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है गुण, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के गुण क्या होते हैं ये आप जान लीजिए, क्योंकि गुण से ही सब कुछ निर्धारित होगा। तो अदिश गुणन में तो क्रम विनिमय था, सदिश गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं इक्वल होते हैं, अभी हम लोग ने किया है। परिमाण सेम होगा दोनों का, मैग्नीट्यूड सेम होगा, दिशा सेम विपरीत हो जाएगी। देखिए ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, अब बताइए, बाहर की ओर। अब बी क्रॉस ए की दिशा अंदर की ओर, बाकी दोनों सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का ए बी साइन थीटा होगा। लेकिन ए क्रॉस बी की दिशा किधर हो जा रही है, अंदर की ओर, और बी क्रॉस ए की दिशा, हाँ नहीं उल्टा हो गया, ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की ओर हो रही है और बी क्रॉस ए की दिशा अंदर की ओर हो रही है। ठीक है ना, ऐसा ही बताया गया है। तो क्योंकि क्लॉकवाइज है, बी क्रॉस से बी से ए की ओर जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज पेंच घूमेगा तो अंदर की ओर जाएगा उसका नोक। तो ये दोनों का परिमाण तो सेम होता है लेकिन दिशा समान नहीं होता, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ ये कह सकते हो आप कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, अब ये सही है। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो माइनस लग गया, माइनस लग गया मतलब क्या हो गया,
परिमाण दोनों का सेम है लेकिन दिशा विपरीत है। या कभी भी किसी भी वेक्टर को p क्रॉस q को आप क्या लिख सकते हो, माइनस q क्रॉस p, ये लिख सकते हो। तो क्रम विनिमय नहीं होता, या फिर क्रम बदलने पर चिन्ह बदल जाता है, दिशा बदल जाती है। दूसरा, चिन्ह बदल जाएंगे नहीं, दिशा उलट जाती है, आप ठीक कर समझ लीजिए। योग पर वितरित होता है, वितरण यहां पे होता है। अदिश गुणन में भी वितरण होता था ना, सदिश गुणन में भी वितरण होता है। इसका बहुत ज्यादा यूज आपको नहीं देखने को मिला होगा। तीसरा, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है। हम लिख नहीं रहे, आप सुन लीजिएगा। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है। ये क्यों? वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब अगर समांतर है तो थीटा क्या होगा, या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। दोनों ही केसों में, दोनों ही स्थितियों में साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 0। तो दोनों ही स्थितियों में 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर 0। वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू 0 हो गया, और 0 हो गया तो शून्य सदिश हो गया, तो इसकी तो कोई दिशा आर्बिट्रेरी होती है, जो मन मान लीजिए, यानी शून्य हो गया। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणन हमेशा शून्य होता है, क्योंकि आपके सामने हो रहा है थीटा या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। यही ना बताया गया है, दो समांतर सदिशों के बीच का कोण कितना होता है, या तो 0 होगा या फिर 180 अंश होगा। चौथी प्रॉपर्टी, किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणन भी शून्य होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणन भी शून्य होता है। ये क्यों, समझ जाइए। क्योंकि a क्रॉस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू वेक्टर a और वेक्टर a के बीच का कोण क्या होगा, कोई सदिश स्वयं से कितना कोण बनाता है, 0। दोनों सेम सदिश है ना, सम सदिश है, तो सम सदिश का मतलब दोनों की एक दिशा सेम होगी। तो जब दिशा समान है तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री इंटू एन कैप। तो फिर ये भी 0 हो गया, एक 0 सबको 0 कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, क्रम विनिमय नहीं होता, लेकिन इसको आप कह सकते हो a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। क्रम बदलने से दिशा उलट जाती है। योग पर वितरित होता है सदिश गुणन। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है। देखिए पिछले लेक्चर में दो सदिशों को जब समांतर सिद्ध करना होता था तो हम लोग क्या बताए थे, आपको क्या करने के लिए बताया था हमने, कि आई कैप का गुणांक बटा में आई कैप का गुणांक बराबर जे कैप का गुणांक बटा में जे कैप का गुणांक बराबर के कैप का गुणांक बटा में के कैप का गुणांक। अब आपके लिए एक नया चीज भी मिल गया, दो सदिश समांतर सिद्ध करने के लिए उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 सिखा देंगे तो भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे आप नया नया चीजें सीखते जाएंगे, आपके तर्कस में तीर बढ़ते चले जाएंगे। और किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणन शून्य होता है। अब आई जे के पदों में इसको आप नोट करते रहेंगे सुन करके। तो आप बताइए आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, यही प्रॉपर्टी, किसी सदिश का स्वयं से सदिश गुणन हमेशा शून्य होता है। और आई क्रॉस जे क्या होगा, ये हो जाता है के कैप। कहेंगे ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया? कोई चमत्कार नहीं है, फिजिक्स और मैथ में चमत्कार तो होते ही नहीं, सब कुछ नियम कानून से ही होता है, लॉजिक के आधार पर ही होता है। ये देखिए 3 अक्ष हो गए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। आप जानते हैं आई कैप क्या होता है, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, जे कैप क्या होता है वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, और के कैप क्या होता है जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, बार क्यों जाएगा ना, जेड अक्ष के अनुदिश। आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, क्यों, क्योंकि आई क्रॉस जे ए क्रॉस बी क्या होता है,
ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ ए इसका परिमाण होता है, बी वेक्टर बी का परिमाण होता है, थीटा दोनों के बीच का कोण होता है, और एन कैप एक इकाई सदिश होता है तो वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों के लंबवत होता है। तो अब बताइए इसके सूत्र के हिसाब से इसका परिमाण कितना हो गया, एक, इसका भी परिमाण एक इंटू साइन 90 डिग्री, वो क्यों, क्योंकि आई और जे के बीच का कोण 90 अंश होता है, इंटू एन कैप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे के कैप लिख देंगे। क्यों, के कैप क्या है, एक इकाई सदिश है जिसकी दिशा आई कैप और जे कैप दोनों के लंबवत होती है ना, यही ना के कैप है भाई। जेड अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों के लंबवत होता है, तो उसी तरह से के कैप आई कैप और जे कैप दोनों के लंबवत होगा। इसी प्रकार से जे क्रॉस के वो आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई वो जे कैप हो जाएगा। लेकिन जे क्रॉस आई क्या होगा, वो भी के कैप होगा, नहीं, वो माइनस के कैप होगा, क्योंकि उसकी दिशा पलट जाएगी, क्रम विनिमय तो होता नहीं। के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई कैप होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे कैप होगा। तो आप याद करने के लिए एक तरीका बना लीजिए, ऐसे आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, और इस तरह से आप चलिए इसमें एक सर्किल में क्लॉकवाइज घड़ी के सुई के हिसाब से। तो अगर घड़ी के सुई के हिसाब से चलेंगे आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, और उल्टा अगर चलेंगे आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। इस तरह से आपको याद करने का एक तरीका है, फट से आप निकाल लेंगे। फिर से देखिए, अगर आप घड़ी की सुई के हिसाब से चलते हो आई क्रॉस जे तो रिजल्ट आ गया के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, वामावर्त चलते हो, तो आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। ये तरीका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट को। अब हम दो सदिशों का सदिश गुणन बताने जा रहे हैं, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। वेक्टर ए इक्वल टू ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, एंड वेक्टर बी इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। देन हम लोग को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, निकालना है। अदिश गुणन में तो बड़ा आसान होता है, सदिश गुणन में उतना आसान नहीं होता है जितना कि अदिश गुणन में, फिर भी बहुत आसान होता है। अगर आप थोड़ा भी समझेंगे ध्यान से तो आसानी से कर लेंगे। तो ए क्रॉस बी निकालना है, देखिए हमने लिख दिया ए क्रॉस बी, ए और बी का वैल्यू लिख दिया है, फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि अदिश में करते थे। इसका इसमें करेंगे a1 b1, अदिश को पहले आपस में गुणा कर लिया, फिर आई क्रॉस आई, बीच का चिन्ह क्या है, आई क्रॉस है तो क्रॉस ही लगाएंगे ना, तो आई कैप क्रॉस आई कैप। फिर इसका इसमें करते हैं a1 b2, ध्यान देते रहिएगा, आई क्रॉस जे, हम कैप नहीं बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर इसका इसमें करेंगे a1 b3 आई क्रॉस के, आप कैप भी बोलते रहेंगे। फिर देखिए a2 b1 जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप, प्लस a2 b2 जे क्रॉस जे, दिख रहा होगा नहीं तो चलिए यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस a2 b2 जे क्रॉस जे, प्लस a2 b3 जे क्रॉस के, हो गया। अब a3 का a3 b1 के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप, a3 b2 के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस जे कैप, फाइनली a3 b3 के कैप क्रॉस के कैप। अब 9 आया, 9 में से 3 जीरो हो जाएंगे। कौन कौन जीरो होंगे, आई क्रॉस आई कैप जीरो होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, और कौन जीरो होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप, और कौन जीरो होगा, के क्रॉस
के। और हम लोग जानते हैं, अभी अभी हमने ये बताया है कि क्या होता है जब क्लॉकवाइज चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, फट से ऐसे करके क्लॉकवाइज रोटेशन घुमा लीजिए। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, A1 B1 इंटू 0, A1 B2, ध्यान दीजिए I क्रॉस J क्या हो जाएगा, K, I कैप क्रॉस J कैप को क्या लिख दें, K कैप, प्लस A1 B3 I कैप क्रॉस K कैप को क्या लिख दें, देखिए I क्रॉस K है ना, तो क्या लिख दें, I कैप क्रॉस K कैप को क्या लिखें, प्लस J की माइनस J, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो माइनस J, प्लस A2 B1, J क्रॉस I को क्या लिख दें, J क्रॉस I को माइनस K, ध्यान देते रहिएगा। A2 B2 ये तो 0 हो जाएगा, फिर A2 B3 क्या है, J क्रॉस K, J कैप क्रॉस K कैप, क्या लिख दें उसको, समझ गए, I कैप, फिर A3 B1 क्या लिखेंगे, K क्रॉस I, क्या लिख दें, J कैप, K क्रॉस I J, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। फिर A3 B2 K क्रॉस J क्या लिख देंगे, माइनस I कैप, फाइनली A3 B3 और इसके जगह पे 0। अब ऊपर हम लिख दे रहे हैं, 3 ठो तो 0 हो गया, 2 ठो I कैप आया है, 2 ठो J कैप आया है, 2 ठो K कैप आया है, तो I कैप कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा, A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में हमने I कैप कॉमन ले लिया है, इन दोनों में माइनस J कैप कॉमन ले रहे हैं, कहाँ गया, J कैप यहाँ है और एक J कैप यहाँ है, तो माइनस J कैप कॉमन ले रहे हैं। तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि माइनस J कैप क्यों कॉमन ले रहे हैं सर, तो समझ जाएंगे आप। माइनस J कैप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप कॉमन ले रहे हैं, 2 ठो K कैप आया होगा, ये और ये क्या होगा, A1 B2 है यहाँ पे, A1 B2 माइनस A2 B1, ये लिखने में गड़बड़ हो गया है, देखिए A1 B2 था ना, A1 B2 I क्रॉस J था, उसको हमने क्या लिख दिया, A1 B2 I क्रॉस J के प्लेस पे K लिख दिया। यही है, A क्रॉस B का सूत्र यही होता है। अब ये तो याद नहीं रहेगा, जैसे उसमें तो फट से A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 कर दे रहे थे, इसमें यही आता है। इस तरह से हम लोग करेंगे नहीं, जब भी आएगा कैसे करेंगे, इसको सारणिक के रूप में लिखकर प्रसार करते हैं। अब कहेंगे सारणिक ये क्या है, ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसका शुरुआती नॉलेज 11th क्लास में ही हो जाता है। तो सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं, एक्सपेंशन कैसे करते हैं, यानी जब भी आपको ये मिलेगा तो उसका कैसे आप करेंगे उसको समझ लीजिए। इस तरह से अगर सिद्ध करने के लिए आएगा तब तो आप कर लेंगे, पर ये तरीका लेंदी लग रहा है ना, बड़ा लग रहा है, और कहीं कुछ गड़बड़ा गया तो सब मामला लेने का देना पड़ जाएगा। तो इसलिए एक बढ़िया तरीका है, एक क्रॉस बी जब भी निकालना हो, आप हाई स्कूल में वज्रगुणन पढ़े होंगे, उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा, सभी बच्चे समझ जाएंगे। पहले लिखते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर इसमें देखिए गुणांक आई जे के क्या है, A1 A2 A3, और इसमें क्या है B1 B2 B3, ऐसे लिख देंगे आप जब भी आएगा एक क्रॉस बी। अब इसका एक्सपेंशन बहुत ही आसान है, इसका प्रसार बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे एक्सपेंशन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
इसको पंक्ति कहते हैं, तीन, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इंग्लिश में रो बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इसको कॉलम या स्तंभ बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो इसको प्रसार जब आप पढ़ेंगे 12th क्लास में तो किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ के परत इसका प्रसार किया जा सकता है, लेकिन 11th क्लास में बस इसको हम लोग पहली पंक्ति के परत ही प्रसार करेंगे, और 12th क्लास में भी जनरली हम लोग पहली पंक्ति के परत ही प्रसार करते हैं। देखिए, तो पहली पंक्ति में 3 एलिमेंट दिख रहे हैं ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप ब्रैकेट में कुछ लिख दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, प्लस माइनस प्लस, जे कैप प्लस के कैप। आप हाई स्कूल में बजे गुणन पढ़े होंगे, समीकरण हल करते समय प्लस माइनस प्लस उसमें लिखते थे, याद है, और तिर्यक गुणा करते थे, इसीलिए प्लस माइनस प्लस किया गया। यहाँ प्लस जे कैप भी लिख देते तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, कोई गलती नहीं होगा। लेकिन सारणिक प्रसार करते समय नियम यही है, प्लस माइनस इस तरह से साइन चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए प्लस माइनस प्लस हम लिख दिए। अब कैसे इसका प्रसार करते हैं ध्यान दीजिएगा, पहले ऐसे फिर ऐसे, नंबर 1 2 और बीच में साइन होता है माइनस का, यानी एलिमेंट को पहले ऐसे गुणा करते हैं और फिर उसके बाद ऐसे करते हैं और बीच में चिन्ह माइनस लिख देते हैं। अब किस एलिमेंट में किस एलिमेंट का गुणा करेंगे? अगर आई कैप है तो आई कैप से जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक दीजिए आप, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन दोनों को ढक दीजिए, इसको पड़ी लाइन कहते हैं, इसको खड़ी लाइन, दोनों को ढक दीजिए। बच गए ये 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट में कैसे करेंगे, पहले ऐसे कि ऐसे, देखिए हमने लिखवा है नंबर 1 ऐसे और नंबर 2 ऐसे। ध्यान दीजिएगा, ये अब हमेशा के लिए काम करेगा एक्सपेंशन। फर्स्ट टाइम ही जो समझ गया, कुछ बच्चे तो बाबा जी बने रहते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते हैं जिंदगी भर, समझने वाले पहली बार में समझ जाएंगे। अगर आई है तो आई से जाने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों अवयवों को ढक दीजिए, बच गया ये। अब देखिए इसमें ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे, क्या होगा, a2b3 माइनस a3b2, a2b3 a2 इंटू b3 माइनस a3 इंटू b2। अब ये माइनस ले लिए इसलिए परेशान नहीं होना। अब जेब में देखिए इसको ढक दीजिए, क्या होगा, a1b3, पहले ऐसे करेंगे ना, a1b3 माइनस a3b1। ध्यान दीजिएगा, के कैप है तो फिर इससे जाने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन को बंद कर दीजिए, क्या होगा, पहले ऐसे करेंगे a1b2 माइनस a2b1। अब इसको और उसको मिलाइए, देखिए दोनों सेम है, कितना आसानी से आ गया। क्या करेंगे, आई जे के लिख देंगे, फिर इसके गुणांकों को लिखेंगे, फिर इसके गुणांकों को लिखेंगे, लिख दिए सारणिक में। फिर आई में क्या करेंगे, आई की बात है तो आई को ढक देंगे, किसको ढकेंगे, क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन। जो बच गए उसमें कैसे करेंगे, देखिए हमने बता दिया, पहले ऐसे फिर ऐसे, फिर जे वाले में किसको ढकेंगे, जे से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा, फिर ऐसे फिर ऐसे, के में इसको ढक देंगे, ऐसे और ऐसे, बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस पे कुछ उदाहरण लेकर के आपको देते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी दिया है 4i कैप माइनस jk कैप प्लस 2k कैप। क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कौन सा तरीका से अपनाएंगे, सारणिक लिख करके, देखिए बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। सारणिक के रूप में इसको लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, पहले आई कैप जे कैप के कैप। क्या है आई कैप का गुणांक, आई जे के का गुणांक लिख दीजिए, 2 3 4, 2 3 4 है। यहाँ देखिए क्या है, 4 माइनस 1 2। अगर कहीं जे के नहीं रहेगा तो वहाँ 0 लिख दीजिएगा उसका गुणांक, परेशान मत होइएगा। अब देखिए तरीका फिर वही, आई कैप ब्रैकेट में समथिंग माइनस जे कैप ब्रैकेट में समथिंग प्लस के कैप ब्रैकेट में कुछ रहेगा। अब क्या रहेगा अभी बता रहे हैं, आप खुद ही बताने लगोगे क्या रहेगा। कैसे गुणा करते हैं, आई कैप है तो क्या करेंगे, आई कैप से जाने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन को बंद कर दीजिए, ढक दीजिए। शुरुआत में ढकते हैं, बाद में तो एक बार जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो फटाफट करने लगेंगे, टाइम ही नहीं लगेगा। क्या होगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा,
तो 3 दूनी 6। अब तो आसान पड़ेगा ना, A1 A2 B2 थोड़ा लिखना है। देखिए पहले कैसे करते हैं बताया था ना, पहले ऐसे और फिर ऐसे। इसका ध्यान रखिएगा, पहले इधर से जाएंगे इस कोना से इस कोना, फिर उधर से, अब बीच में माइनस लिखते हैं, इसी का ध्यान रखना होता है। तो इसको आप ढक दीजिए। कैसे ढक दें, देखिए ये ढक दिया, ढक गया। 3 दूनी दिख रहा है बस यही, 3 दूनी 6, अब माइनस 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा 6 माइनस -4, तो +4 हो जाएगा। बोलिए, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। चलिए अब जे की बात है तो इसको ढक दीजिए। ठीक है, ढका गया। क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 -16। बहुत ही आसान है। फिर के है तो के को ढक दीजिए, क्या बचेगा -2 -12, 2 इंटू -1 क्या होता है -2, 3 4 जा 12, हो गया। 6 + 4 10 आई कैप, यहाँ -12 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -12 और माइनस पहले से है, -14 के कैप। अच्छा, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि बीच में माइनस क्यों ले रहे हैं, वो सारणिक प्रसार का नियम है, जब सारणिक पढ़ेंगे तो जानेंगे। बस अभी जान लीजिए कि प्लस माइनस प्लस 10th क्लास में शायद बजट गुणन पढ़े होंगे आप लोग, तो उससे समीकरण को सॉल्व किए होंगे, तो उसमें भी रहता था प्लस माइनस प्लस। उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। जैसे आ गया आंसर हो गया, कितना आसान है। और उदाहरण लीजिए। अब तो एक बार आप जान गए तो फिर अब आपको रोकना मुश्किल है। लेकिन एक क्वेश्चन और, 2i - 4j + 7k वेक्टर बी, i + j - k, ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए क्या करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर 2 -4 7 1 1 -1, ठीक है। आई जे के इसका गुणांक लिख लिए हैं और इसका गुणांक लिख लिए, ठीक है। प्रसार करना है, बहुत आसानी से प्रसार हो जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, आई कैप ब्रैकेट में कुछ -j कैप ब्रैकेट में कुछ, आई कैप ढक दीजिए, क्या होगा -4 इंटू -1, पहले ऐसे करेंगे ना कि ऐसे ऐसे, तो 4 और फिर ऐसे -7, बहुत आसान। चलिए जे की बारी, -2 -7, ठीक है ना। ये देखिए -2 -7। अभी 12th क्लास के सारणिक वाले वीडियो हमने अपलोड नहीं किए हैं उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना से आप बस एक्सपेंशन सीखना है, प्रसार सीखना है। के कैप है, क्या होगा 2 -4, पहले इधर, तो 2 -4 क्या होगा +4, ध्यान दे रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा -3i कैप, ये कितना होगा -9 और माइनस प्लस 9j कैप + 6k कैप। तो यहाँ देख रहे हैं ना, जब भी आंसर आ रहा है आई जे के पदों में आ रहा है, जबकि डॉट गुणन में आई जे के नहीं आ रहा था। जैसे उसमें अदिश गुणन के कुछ उदाहरण थे, उसी तरह से सदिश गुणन के भी कुछ उदाहरण थे। अदिश गुणन के क्या उदाहरण थे, W = F.D, P = F.V, और P सदिश नहीं था, अदिश था, और वैद्युत फ्लक्स वेक्टर E डॉट वेक्टर ए, इस पर कुछ न्यूमेरिकल कराए थे। उसी तरह से सदिश गुणन के भी कुछ उदाहरण होते हैं। बल आघूर्ण टाउ = R क्रॉस F। अब इसमें F क्रॉस R लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पहले R क्रॉस F, ये बताया जाएगा, आप पढ़ेंगे सब कुछ, एक एक चीज़ें, पहले इतना बस जान लीजिए। फिर कोणीय संवेग, ये बल आघूर्ण है, ये त्रिज्य सदिश है, ये बल सदिश है। कोणीय संवेग J = R क्रॉस P, ये त्रिज्य सदिश है, ये इसको कहते हैं कोणीय संवेग, इसको कहते हैं रेखीय संवेग।
V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। त्रिज्य सदिश यानी मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु का सदिश हम लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में, और बल सदिश दिया रहेगा। बलाघूर्ण निकालना हो, यानी चारों में देख रहे हैं ना वेक्टर आर दिया रहेगा। अब आप परेशान हो रहे होंगे, दो ठों में वेक्टर आर बाद में है, दो ठों में पहले है, तो ये सब पढ़ेंगे जब टॉपिक तो समझ में आएगा। अभी बस इतना याद रख लीजिए। ये क्या है? बलाघूर्ण, त्रिज्य सदिश, बल। ये क्या है? नोट कर लीजिएगा, कोणीय संवेग, त्रिज्य सदिश, रेखीय संवेग। यह है रेखीय वेग, यह है कोणीय वेग, यह है त्रिज्य सदिश। ये रेखीय त्वरण, ये अल्फा है कोणीय त्वरण, और ये आर है फिर त्रिज्य सदिश। तो दो ठों में आर पहले है, दो ठों में आर बाद में। बलाघूर्ण और कोणीय संवेग ये घूर्णन गति के से रिलेटेड हैं, और ये भी कोणीय वेग और कोणीय त्वरण भी घूर्णन गति से रिलेटेड चीज़ें हैं। जब घूर्णन गति पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी बस इसके उदाहरण, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और f इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। कहेगा बलाघूर्ण ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? फटाफट कर लोगे। टाउ इक्वल टू क्या लिख दोगे? r क्रॉस f। इन चारों को आप नोट कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर लिख लेंगे। f क्रॉस r नहीं, क्रम नहीं बदलिएगा, और इसके लिए परेशान भी मत होइएगा, अभी बस याद कर लीजिए। r क्रॉस f कैसे निकलेगा? i j k दिख रहा है ना, 2 3 6 1 1 2। बस हो गया, प्रसार कर दिए। बस इसके बाद ये खत्म। अब इसके बाद हम और नहीं करेंगे, आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। i तो ये क्या होगा? 6 माइनस 6 माइनस j कैप, ध्यान देते रहेंगे, लेकिन इसको बंद कर देंगे। 2 2 जा 4 माइनस 6 4 माइनस 6 प्लस k कैप 2 माइनस 3। अब देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आप, अब क्योंकि अब आप समझ गए हो। ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया? माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2j कैप, और ये माइनस k कैप। तो बलाघूर्ण टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं आए आई कैप आया तो परेशान मत होइए, मत आए आई कैप, वो हम लोग की गलती थोड़े, उस क्वेश्चन में दिया था आर और एफ। तो ये दे करके पूछेगा, इस तरह से इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ए और बी दे करके एक रास भी पूछे, या आर इसमें से कुछ दे करके, दो चीज़ दे करके इधर को पूछ सकता है। तो आप समझे रहेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। तो इसको वीडियो को आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क घर पे प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क, वेक्टर ए इक्वल टू 5i माइनस 7j प्लस 3k, वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। क्या आपको ज्ञात करना है? टाइम 1-2 मिनट है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल जाएगा, बोलिए। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ये भी निकालना है। आई थिंक कर लेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत ही जानकारी हो गया आपके पास। पहले ए में बी जोड़िएगा, फिर ए में बी को घटाइएगा, दोनों को अलग अलग करके, फिर उन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। घर पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।